जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चे, हम अब क्लास शुरू करते हैं आप लोगों का आगे। और पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन। उम्मीद करूंगा आप रोज की चीज़ों को रोज रिवाइज करते होंगे। मैंने आपको पिछले वाले में बताया 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा बनी। लेकिन एनी बेसेंट भारतीय तो नहीं है, वो तो आयरलैंड की थी। कहाँ की थी? वो आयरलैंड की थी। 1918 दिल्ली, ध्यान से देखेंगे, मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बने कांग्रेस के। और देखेंगे फिर से कांग्रेस में फूट, क्या बोलेंगे, बाल गंगाधर को बनना था। और लेकिन वो कहां गए थे? ब्रिटेन गए थे। परंतु वो ब्रिटेन गए थे। इस बात का क्या मतलब है? 1918 के जब दिल्ली अधिवेशन की बात आई, 1918 जब दिल्ली अधिवेशन की बात आई, तो नाम तय हुआ किनका? कि बाल गंगाधर तिलक जी, बीजी तिलक जिनको हम बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी ये कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। और हमेशा याद रख लेना, ये कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं हो पाए। तो कौन इनकी जगह अध्यक्ष बन गए थे? मदन मोहन मालवीय। और कांग्रेस में फिर से फूट पड़ी। अभी मैंने आपको प्यारे बच्चे बताया 1907 रासबिहारी घोष कांग्रेस का विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल में। 1916 में दोनों एक हो गए लखनऊ में। अंबिका चरण मजूमदार क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग एक हो गए थे। अब फिर से फूट गए। क्या बोलेंगे? 1918 में फिर से फूट हुई। और क्या बोलेंगे? कांग्रेस फिर से बिखर गई। 1920 वीर राघव, ये नागपुर में। और 1920 कलकत्ता विशेष अधिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे 1920 में ये दो बार है भैया। एक बार तो वीर राघव हैं, एक बार हैं आपके अध्यक्ष कौन? लाला लाजपत राय। तो आप कहेंगे क्या एक साल में दो अधिवेशन यानी दो मीटिंग भी हो जाती थी कांग्रेस की? तो आप याद रख लेना, नहीं। अगर कभी विशेष कारण से कोई मीटिंग बुलानी पड़ती थी तो उसको बोलते थे आपका स्पेशल मीटिंग यानी कि विशेष अधिवेशन, जो कलकत्ता में हुआ। क्या याद रखेंगे? इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। और गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, क्या बोलेंगे? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। अगर मैं आपको बताऊं प्यारे बच्चे, असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ तो गांधी जी ने लोगों से वादा किया था कि वो एक वर्ष के अंदर इस ब्रिटिश राज से भारत को मुक्ति दिला देंगे। तो वो शुरू हुआ था 1 अगस्त आपका 1920 को। मैं जब गांधी युग आपको पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में बताऊंगा। तो अभी आपको देखना है कि अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की मांग रखा गया, लेकिन असहयोग का विरोध किया था एनी बेसेंट जी ने। बोले कि इस तरह से हमको ये, जैसे कि एक साल का ये बोल रहे हैं, इस तरह से हमको क्या मिलेगा? ये स्वाधीनता नहीं मिलेगी। विरोध मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था, और चित्तरंजन दास जो सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु थे, उन्होंने भी विरोध किया था। बाद में ये गांधी जी से अलग हो गए, क्योंकि फिर अंततः इन सब लोगों ने गांधी जी को सपोर्ट कर दिया। बोले चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले विरोध किया बाद में सपोर्ट कर दिया। लेकिन जब गांधी जी ने बिना किसी से पूछे चोरी चोरा के बाद में इसी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तब ये सब लोग एकदम से बिखर जाएंगे। समझ रहे? एनी बेसेंट देश में होम रूल आंदोलन चला रही होंगी। उसी समय मालवीय जी देश में शिक्षा के लिए, बीएचयू के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना उस समय मुस्लिमों की मांग के लिए लड़ रहे हैं। चित्तरंजन दास कांग्रेस से अलग होकर के एक अलग ही पार्टी बनाएंगे। ठीक है, गया अधिवेशन 1922 में हुआ, उसके बाद में उन्होंने 1923 में एक पार्टी बनाएंगे, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। कांग्रेस का, जैसे भैया जी ये विशेष अधिवेशन था, तो कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन कब हुआ? तो ये 1918 में हुआ। सिर्फ इतनी बात याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अध्यक्ष इसके हसन निमाम थे। प्रमोद कुमार जी, एम ऑल्सो अनलिमिटेड लव। ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्या बोलोगे? 1918 में पहला विशेष अधिवेशन हुआ। तो यानी कि 18 में भी कितने हुए थे? दो हुए थे। तो वो कभी नहीं पूछेगा पहली बार दो कब हुए, या लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन कब हुआ? 1918 में हुआ। ठीक है। 1923 काकीनाडा, बंगाल में, मोहम्मद अली, ये शौकत अली के भाई हैं, देश में खिलाफत आंदोलन चलाएंगे। मैं खिलाफत आंदोलन में आपको पढ़ाऊंगा। कॉमरेड मैगजीन थी इनकी, मोहम्मद अली की, बहुत पूछा जाता है, हम पढ़ेंगे।
ठीक है, बहुत बढ़िया। 1923 का विशेष अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिल्ली में हुआ और प्यारे बच्चे मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने, यानी वो 35 साल के अध्यक्ष बन गए। कितने साल के? इनकी एज थी तब 35 ईयर्स, और 35 साल के प्यारे बच्चे ये कांग्रेस के क्या बन जाते हैं? अध्यक्ष बन। बहुत पूछा भी जाता है। आजाद, अबुल कलाम आजाद जी के बारे में आपको पता होना चाहिए, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। 1992 इनको गवर्नमेंट ने भारत रत्न दिया है। पाकिस्तान के बनने के प्रखर विरोधी थे, एक बहुत शानदार भारतीय थे। 1924 बेलगांव कर्नाटक, महात्मा गांधी एक बार अध्यक्ष, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस बार अलग हो गए। कांग्रेस तो बट गई थी फिर से, मुस्लिम लीग भी अब कांग्रेस से अलग हो गया। और मैं आपसे पूछूं, मुस्लिम लीग कांग्रेस से मिला कब था जी? तो याद रखो 1916 के लखनऊ अधिवेशन। तो क्या बोलोगे? एक बार अध्यक्ष पूछा जाता है। गांधी जी सिर्फ एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 40वां अधिवेशन था कांग्रेस का। कौन सा अधिवेशन था? ये कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था, 14th। क्या बोलोगे? बेलगांव कहां पड़ता है? कर्नाटक में। बहुत बढ़िया गजेंद्र साक्य जी, तो दिक्कत आ गया। नेक्स्ट है 1925। 1925 कानपुर। क्या बोलेंगे? 1925 कानपुर में हुआ। कानपुर में थी सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी, और ये पहली भारतीय महिला है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था 1918 में तो कौन बन गई थी? एनी बेसेंट बनी थी भैया या नहीं? लेकिन एनी बेसेंट प्यारे बच्चे वो आयरलैंड की हैं, और सरोजिनी नायडू कहां की थी? ये भारत की थी, पहली भारतीय महिला है। कहां पर? कानपुर में। 1926 मोस्ट इंपोर्टेंट है, और हो सकता है आपकी परीक्षा में इसी बार किसी सेट में पूछा जाए। क्यों जी? क्योंकि पूर्वोत्तर भारत जो है, गुवाहाटी कहां पड़ेगा आपका? असम में। तो जो नॉर्थ ईस्ट है प्यारे बच्चे, जो पूर्वोत्तर भारत है, उसमें एकमात्र ही अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था। पूर्वोत्तर भारत में ये पहला अधिवेशन था। आज आधुनिक कांग्रेस तो उधर करती रहती है। पूर्वोत्तर भारत में पहला अधिवेशन बहुत बार पूछा जाता है। श्रीनिवास आयंगर थे, और इसी अधिवेशन में, गुवाहाटी अधिवेशन में ही कहा गया कि कांग्रेस के नेताओं को खादी पहनना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया। स्वप्निल रोटकुटे कह रहे हैं सर मैं कहां से हूं? बेलगांव से हूं। वेरी गुड। 1929 लाहौर बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चे। पूर्ण स्वराज की मांग की गई। आप लोग पॉलिटी में पढ़ते होंगे, स्वराज यानी कि अपना राज। हम ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, तो हमने पहली बार ये मांग उठाई कि हमको पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए। हमारी जो मैक्सिमम चीजें, वो उन चीजों पर अधिकार किसका होना चाहिए? भारतीयों का होना चाहिए, ना कि ब्रिटिशियर्स का। तो यही पूर्ण स्वराज था। ये देखना, 1930 और 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1930 और 35 में कांग्रेस का, तो पूछ लेता है किस वर्ष में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था? तो क्या बोलोगे? 1930 और 35 में हुआ था। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। गुजरिया मंसूर भैया, एक बच्चा आपको टेलीग्राम में बहुत उल्टा सीधा बोला था, उसको मैं गोली मार दूं। कोई नहीं यार, है भाई है तुम्हारा यार, ऐसी बात क्यों कर। 1931 कराची अधिवेशन, सरदार पटेल। किसानों के अधिकारों की बात किस अधिवेशन में की गई? तो सबसे पहले कराची अधिवेशन में। यही वो अधिवेशन है जहां पर गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाएंगे। आप सारे बच्चे जानते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को इसी वर्ष 23 मार्च 1931 को फांसी हुई। बहुत सारे लोगों ने बोला कि गांधी जी ने भगत सिंह जी को नहीं बचाया, तो उनका विरोध किया, और फिर गांधी जी ने उन लोगों को समझाया। यही वो कराची अधिवेशन था जिसको लेकर के गांधी जी इरविन से मिले थे, और जब पूछा गया इरविन से कि क्या आपकी भगत सिंह
के बारे में कभी बात की थी गांधी जी ने? तो क्या कहा था इरविन ने? इरविन ने बाद में एक लेटर जारी करके कहा था कि मेरी गांधी जी से इस बारे में कभी कोई बात नहीं हुई, बस गांधी जी ने एक दिन पूछा था कि क्या इनको जो फांसी होने वाली है वो कराची अधिवेशन तब नजदीक था, तभी फांसी होने वाली थी, तो उन्होंने कहा था कि चीजें मतलब ठीक तरीके से कर लो क्योंकि कराची अधिवेशन नजदीक है। बड़ी विडंबना। कराची अधिवेशन, सरदार पटेल, किसानों के अधिकारों की बात की गई 1931। फैजपुर मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन। मतलब अब तक जो हुए थे वो शहरों में हुआ करते थे, शहरों में हुआ करते थे। पहली बार क्या हुआ कि फैजपुर अधिवेशन किसी गांव में हुआ, पश्चिम बंगाल के गांव में। नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की। बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, गांव में होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन सा था? 1938 हरिपुरा। क्या बोलोगे? हरिपुरा, गुजरात। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी मैं आपको पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चे, ये सारे कैरेक्टर हम अभी पढ़ेंगे। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह जी, महात्मा गांधी। तो सुभाष चंद्र बोस जी जब देश में आए, आईसीएस परीक्षा इन्होंने पास की थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही वापस छोड़ करके आए। आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज, सबसे कठिन एग्जाम माना जाता था दुनिया का, कि दुनिया के सभी परीक्षाओं में सबसे कठिन एग्जाम माना जाता था उस समय। उसको पास करके आए, छोड़ छाड़ के सब कुछ देश के लिए आए, तो देश में पॉपुलरिटी थी। गांधी जी से शुरुआती दौर में बड़े अच्छे संबंध थे। तो कांग्रेस के क्या बने? अध्यक्ष बने। कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो गांधी जी ने फील किया कि इनके जो डिसीजन है वो हार्ड, सख्त। अब जब उनको पता चला ये सख्त है, तो गांधी जी सख्त नीतियों के खिलाफ थे। गांधी जी ने कहा सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहेंगे। अब से पहले क्या था कि सभी लोग इकट्ठे होकर के किसी एक व्यक्ति को सर्वसम्मति से चुन लेते थे कि ये कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, और कोई विरोध भी नहीं होता था। पहली बार ऐसा हुआ कि त्रिपुरी मध्य प्रदेश 1931, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। क्या हुआ कि गांधी जी चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष ना रहें, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि अध्यक्ष मैं ही बनूंगा। तो देश में क्या हो गया? कांग्रेस में अपने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने की बारी आ गई। अब चुनाव होंगे, विरोध हो रहा है। अब जब ये विरोध हो रहा था तो सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराया। गांधी जी का मतलब ये देश के कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी के बहुत करीबी आदमी थे। गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष बने। चुनाव की स्थिति हो गई, गांधी जी ने बहुत प्रचार किया पट्टाभी सीतारमैया जी का। बोले पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार होगी। सबसे जाकर के ये मिले और अंततः हार पट्टाभी सीतारमैया की हुई। 1377 वोट मिले, सुभाष चंद्र बोस जी को 1580 वोट मिले। ये आंकड़े आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। बात है सुभाष चंद्र बोस जी की, यहां पर क्या हो गई? जीत हो गई। अब इसके बाद में कांग्रेस ने विरोध किया। जो सेंट्रल लीडरशिप थी, गांधी जी थे, जेबी कृपलानी जैसे लोग थे, ऐसे लोगों ने, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी कांग्रेस से, उससे इस्तीफा दे दिया। 14 में से 12 लोगों ने रिजाइन कर दिया, बोले हम कांग्रेस में रहेंगे ही नहीं। जिद पर आ गए एकदम से। सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला भैया तुम जिद पे मत आओ, मैं ही इस कांग्रेस को छोड़ देता हूं। तब उन्होंने अपना एक नया संगठन चलाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक, 1939 में। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। त्रिपुरी, तो त्रिपुरी इसी को बोलते कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। यहां पर कांग्रेस में बड़ी भागदौड़ हुई थी। क्या बोलते हैं इसको? कांग्रेस का, क्योंकि त्रिपुरी एक जगह है, इसी को बोलते हैं त्रिपुरी संकट के नाम से। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस छोड़ दिया और उनकी जगह अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। आप लोगों को पता हो, पैट में पूछा गया क्वेश्चन था कि सुभाष चंद्र बोस जी जब कांग्रेस को छोड़कर चले गए तो उनकी जगह अध्यक्ष कौन बने?
धीरज बाबू हमेशा बहुत तरक्की करें प्यारे बच्चे। क्या बोलोगे? उनकी जगह अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद। 1940 रामगढ़, इसको कई जगह रामपुर भी लिखा रहता है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। पूछता है सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद रहे, क्योंकि प्यारे बच्चे ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, द्वितीय विश्व युद्ध इस समय चल रहा था और भारत की आजादी लगभग प्रशस्त हो चुकी थी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हम आजाद हो जाएंगे। इसीलिए कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन नहीं हुए। बताएंगे अमृत प्रताप जी, जरूर बताएंगे प्यारे बच्चे। 1946 मेरठ जेबी कृपलानी 46 से 47 तक रहे। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी। 1948 देखो, अब गांधी जी के जो फेवरेट कैंडिडेट थे तो इनको 1948 में बनाया गया जयपुर में पट्टाभी सीतारमैया, तो ये भी बने। अरे भैया जी आज सोमवार है इसलिए तिलक लगाया होगा। भाभी जी के लिए तिलक नहीं भैया, कोई दिक्कत? बिल्कुल ठीक है युवराज कुमार, वेरी गुड। आ गए। तो ये कांग्रेस के अधिवेशन है जिन पर आप लोगों को नजर बनाए रखनी है, इनसे सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कांग्रेस के कुल 4 अध्यक्ष हुए थे, जॉर्ज यूल, वेडरवन, अल्फ्रेड वेव और हेनरी कॉटन। ये 4 अध्यक्ष हैं। सिर्फ इतनी संख्या याद रखो और नाम याद रखेंगे, कितने? 4। पूछ लेता निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? कांग्रेस में 3 महिलाएं अध्यक्ष बनी हैं। एनी बेसेंट, अभी मैंने आपको बताया था, कब? 1917। सरोजिनी नायडू ये प्रथम भारतीय महिला थी 1925, और नलिनी सेनगुप्त ये 1933 में बनी, 1933। तो कितनी महिलाएं? 3 महिलाएं और 4 अंग्रेज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कोई परेशानी? आ गया है। नेक्स्ट। आ गया है। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चे, कांग्रेस के जब अधिवेशन है उसी समय पर और उससे पहले लगभग भारत में क्या चल रहा था? तो भारत में चल रहा था धार्मिक सुधार आंदोलन। और ये बड़ी, मतलब ये ऐसे विचारक देश में पैदा हुए जो पूजनीय है, और इतने ज्यादा पूजनीय है कि हमारे देश की अगर मैं बात करूं, राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला कोई भी व्यक्ति है उससे कहीं अधिक पूजनीय ये व्यक्ति हैं जो हम धार्मिक सुधार आंदोलन में पढ़े, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग उन कृतियों के लिए लड़े प्यारे बच्चे जिनकी वजह से हमारा समाज हमेशा कमजोर रहा है। हमारे समाज में कमजोरी का कारण, सबसे बड़ा कारण है, अगर हम देखें एक परिवेश के अंदर, कि अलग अलग धर्मों की अलग अलग शिक्षाएं होना, मूल शिक्षाओं से भटकाव, जो मूल शिक्षा थी वो खत्म हो गई और उसके बाद कुछ शिक्षाएं आ गई। तो एक तो मूल शिक्षा में परिवर्तन हो गया। तो ये वो लोग थे जो लोगों को एनलाइटन कर रहे थे अच्छी चीजों के लिए। दूसरी चीज, हम लोगों का जातियों में बटे होना, बहुत सारे लोगों ने जाति प्रथा का विरोध किया। ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने बोला अंतरजातीय विवाह हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब मनुष्य हैं। अगर आप ऐसे देखोगे कि ये ऐसे लगता है तो हम सब एक ही की संतानें हैं, फिर तो शादी किसी की भी नहीं होनी चाहिए। दुनिया में शुरुआत में कुछ ही लोग रहे होंगे, तो ब्लड रिलेशन के मामले में हम सब कहीं ना कहीं भाई बहन हैं, कहीं ना कहीं हमारी रूट्स जुड़ी हुई हैं शायद। ऐसा तो नहीं है धरती पे पहले से लाखों आदमी एकदम से उतारे गए। जीव विकास हुआ है, उसका एक सिद्धांत है। उस तरीके से हम देखें पिछली पीढ़ियों में और पिछली पीढ़ियों में जाएं तो मैक्सिमम लोग भाई बहन लगेंगे एक ब्लड रिलेशन से। लोगों ने बोला तो बाकी लोगों ने विरोध किया, बोले पागल है, ये ऐसा क्यों कहता है? केशव चंद्र सेन बोले अंतरजातीय विवाह सही है। बोले मूर्ख है, समय से आगे की बात चल रहा, लेकिन आज होती है।
राजा राम मोहन राय 1772 में इनका जन्म है और 1883 तक ये जिए हैं। ये ऐसे चैप्टर हैं प्यारे बच्चे, अगर हमारे पास समय हो तो हम राजा राम मोहन राय जी के बारे में 2-3 दिन बात करें कम से कम। इतने ग्रेट कैरेक्टर हैं। कृष्णकांत, लव यू टू। धार्मिक सुधार आंदोलन के ये अग्रदूत हैं। आधुनिक भारत के निर्माता हैं। भारतीय पुनर्जागरण के जनक है। पुनर्जागरण मतलब भारत वेदों के समय बहुत आगे था। सब कुछ हमने वेदों के द्वारा लोगों को दिया। प्रथाएं बनाई गई, उनको शुरू किया गया और लोगों तक पहुंचाया गया। मूर्ख लोगों ने मूल वेदों में अंतर करके, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, लोगों ने उसमें जाति घुसा दी। इधर से किसी ने स्मृति को प्रवेश कर दिया, किसी को अपने पास से उन चीजों में बदलाव कर करके लोगों के सामने पेश करते। मूल वेद, अभी मैं कल देख रहा था, एक बहुत बड़े चैनल पर एक केमिस्ट्री की टीचर हैं, तो वो कह रही थी कि सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने से, समझ रहे हो तुम, वो कह रही थी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, सिंदूर लगाने से ये जहर है, लेड है, ये सिर में चला जाता है। तो हमारे बच्चों को तो भटका दिया गया ना। अब वहां पर उन आदरणीय मैम को यह कहना चाहिए था कि प्यारे बच्चे, जो मार्केट में केमिकल से जो सिंदूर आए हैं, ये बहुत गलत है। बच्चा, इनमें जहर होता है। मार्केट का सिंदूर ना। हमारे यहाँ जो परंपरा थी, वैदिक परंपरा, उसमें सिंदूर हल्दी में चूना मिला करके लगाया जाता था। हल्दी में चूना, ये वाला मार्केट वाला सिंदूर नहीं। आप भी अपने घर सलाह देना सबको, हल्दी में चूना मिलाएंगे तो वो लाल रंग का हो जाएगा। विशेष बात है। और उसको जब आप लगाते हैं ना, तो यहाँ पे सिंदूर मतलब मर्क्यूरस उसमें होगा या नहीं होगा, मरकरी। और आपकी एकाग्रता को बनाने के लिए, आपके मानसिक संतुलन को बनाने के लिए इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। और सीता जी का वो किस्सा आपने सुना ही होगा। सीता जी सिंदूर लगा रही हैं, हनुमान जी ने देख ली, बोले आप माता क्यों लगा रही हैं? तो बोले इससे हनुमान, जो मेरे पति हैं राम जी, उनकी उम्र ज्यादा होगी। एक ये भी लॉजिक है। तो जब हनुमान जी ने खुद को सिंदूर लगा लिया तो सारे बोले तुम्हारे इतने से ज्यादा उम्र होगी तो अब तो बहुत ज्यादा उम्र हो जाएगी, मैं सारे पे ही लगा लेता हूँ उनके नाम का। इसलिए सिंदूर चढ़ाते भी है उनको। तो कहने की बात है कि हमारी वैदिक जो परंपरा थी, जो हमें दिया गया, उसके साथ छेड़खानी हुई। बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में लिखा, उसको नीचा दिखाया गया। क्योंकि आज भी अगर हम देखें, इस दुनिया में जितना भी विज्ञान है, वो सब वैदिक ज्ञान से पीछे है। नासा का ज्ञान भी वैदिक ज्ञान से पीछे है। और दुनिया के तमाम ज्ञान, तमाम रिसर्च ये पाती है कि ये सबसे पुराना जो ज्ञान है, सबसे पुराना ज्ञान भी है, सबसे पुराना दर्शन भी है। इसके सामने सब पीछे टीके हैं एकदम। ये हर लोग अपनी रिसर्च में, अपनी जिंदगी में, बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स ने लिखा है, जो कुछ है वो भारत में है, भारत की संस्कृति, इसकी सभ्यता में। तो बीच में जो बदलाव आया, तो लोगों को, भाई मुस्लिम आक्रमण हुए देश में, अरबियों ने लिखा, भारतीय कल्चर को खत्म करने का पूरा प्रयास किया गया, भारतीय संस्कृति को उजाड़ने का प्रयास किया गया। अंग्रेज आ गए भारत में, इतने सारे यूरोपीय लोग आ गए, तो ईसाई मिशनरी आए, ईसाइयों को प्रतिस्थापित किया गया, भारतीय संस्कृति को मिटाने का पूरा प्रयास किया गया। इससे पहले भी राजाओं ने बौद्धों को बढ़ावा दिया, जैनों को बढ़ावा दिया। यानी भारतीय संस्कृति का, अगर आप देखोगे, अंतर आएगा हर जगह। कोई भी बाहर से आक्रमणकारी अगर आए और किसी चीज को बढ़ाए तो अंतर आता है, स्वाभाविक है। तो वो लोगों के बीच में जो गैप आ गया, इसी टाइम एक व्यक्ति उठे, क्या नाम है, राजा राम मोहन राय। बोले हमको एक कुरीतियां खत्म करनी होगी। भारतीय पत्रकारिता के जनक हैं ये। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से इनके पत्र हैं। शुरुआत में पत्रकारिता मतलब मैगजीन्स लिखना, जर्नलिज्म इन्होंने शुरू किया। भारतीय नवयुग का सितारा इनको बोलते हैं, नए युग का। सोए हुए लोगों को इन्होंने जगाया। आप लोग जानते होंगे सती प्रथा को इन्होंने खत्म किया था। अतीती और आधुनिक युग के मध्य का सेतु इनको बोलते हैं। यानी प्राचीन वैदिक परंपरा और आज जो संस्कृति जन्म ले रही है, इसके बीच का पुल कौन है, किसने जोड़ा था? खत्म होती हुई चीजों को किसने जोड़ा? राजा राम मोहन राय जी ने।
1809 से 1814 तक ईआईसी में काम किया। ईआईसी में, ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 में बनी थी, जो अंग्रेज थे। 1814 में कहाँ काम करना छोड़ दिया। 1809 में एक पुस्तक लिखी, तुहफात उल मुआविदीन लिखी फारसी भाषा में, एकेश्वरवाद के लिए। एकेश्वरवाद में इन्होंने, मतलब एकेश्वर का वाद का मतलब है कि दुनिया में जितने भी पॉजिटिव लोग हैं, जैसे मैं बोलूं, एक तो ईष्ट भगवान होते हैं हमारे, सभी भगवानों में से जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो ईष्ट हो गए। जैसे मान के चलो, आप हनुमान जी के लिए भी हाथ जोड़ते हैं, भगवान शिव जी के लिए भी हाथ जोड़ते हैं, और विष्णु जी के लिए भी हाथ जोड़ें, आप माँ सरस्वती की पूजा करें, दुर्गा जी की पूजा करें, लक्ष्मी जी की पूजा करें, लेकिन एक ईष्ट होता है कोई। जैसे किसी के घर में लड्डू गोपाल हैं, या हनुमान जी का भक्त है, कोई कोई शिव भक्त है। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर हम थ्योरी देखें तो आप किसी एक का चुनाव करते हैं। दुनिया में जो पॉजिटिव लोग हैं, जैसे इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, वो अल्लाह को मानेंगे। क्रिश्चियन आपका जीसस को मानेंगे। सभी लोगों का मतलब एक ईश्वर है। फिर उन्होंने बोला कि अगर हम सबकी थ्योरी देखें तो जितने भी लोग हैं ये सुपीरियर, जिनको हम फॉलो करना चाह रहे हैं, जिनको हम मानते हैं, जो में हमें लगता है कि ये सर्वोपरि शक्ति है, तो इस सर्वोपरि शक्ति के लिए अगर आप सिद्धांत देखेंगे तो सबके एक जैसे हैं। तो उन्होंने बोला सब एक हैं, कोई भी अलग नहीं है। बाकी मन का मैल है कि आप एक दूसरे से ईर्ष्या करें, बाकी हैं सब लोग एक ही। 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया। 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया। जरा सर जी, आप किसके भक्त हैं? रागनी सिंह कह रहे सर मुस्लिम लोग सिंदूर नहीं लगा। नहीं बेटा, हर जगह कल्चर अलग है, हर धर्म का अलग कल्चर है। यूरोपियन नहीं लगाते, भारतीय संस्कृति है। हर संस्कृति के अपने कुछ नियम है, उनके अपने नियम है, वो उनको फॉलो करते हैं। उसका हम आपको कभी विरोधी नहीं होना चाहिए किसी विचारधारा का। गलत विचारधारा का विरोधी आपको होना चाहिए, सही चीजों के विरोधी कभी ना हो कि आप धर्म के विरोध में आ जाएं। धर्म का विरोधी नहीं होना चाहिए आपको। आपको होना चाहिए किसका? विचारधारा का विरोधी। गलत विचारधारा है, वो हिंदुओं में किसी की गलत विचारधारा है, वो मुस्लिमों में, वो ईसाइयों में, किसी भी धर्म में किसी की जो विचारधारा है, उसको परिवर्तित करने का जो गलत है उसके लिए प्रयास होना चाहिए। तो 1815 में इन्होंने भारत के लोगों को जागृत करने के लिए एक आत्मीय सभा बनाई, और यही आत्मीय सभा फिर ब्रह्म समाज बनी। यही क्या बनी? फिर ब्रह्म समाज बनी। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने की। क्या की है? हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। ये इसके संस्थापक हैं डेविड हेयर, और प्रयास जो इसके लिए हुआ राजा राम राधाकांत देव ने किया। बहुत बार पूछा जाता है हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? डेविड हेयर। लेकिन डेविड हेयर को ये सारी चीजें किसने पॉसिबल कराई? राजा राम मोहन राय जी ने बोला। ठीक है। एक कह रहा भैया सभी धर्मों में कॉमन ये है कि सभी धर्मों की लड़कियां मेकअप करती हैं। चलो, भैया जी आज के समय में लोग लालची हो गए, कामना बनने पर भगवान बदल देते हैं। ऐसा ही है, होता है। लेकिन आप ऐसा मत करना। देखो, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, दुनिया की सारी फिजिक्स, सारी साइंस, सारी मेटाफिजिक्स, सारी मीमांसा, सारा दर्शन, सारी प्रज्ञा, सारा ज्ञान एक इस जगह जाकर के दम तोड़ देता है कि ये चीज आई कहां से। तो वो ईश्वर है, तो वही सिद्धांत सामने आता है। हो सकता है दुनिया में कुछ सालों के बाद में पता चले कि चीजें कैसी आई, लेकिन तब तक ईश्वर है। और तुम सोचना, जिस दिन ये पता चल गया कि पृथ्वी कैसे बनी, मुर्गी अंडा पहले कैसे, आदमी पहला कैसे, औरत पहले कैसे, विनाश का दौर होगा। दोस्त, अभी ईश्वरीय सिद्धांत पर सारी चीजें टिकी हुई हैं, और शायद पॉसिबली ऐसा होगा कि ईश्वरीय सिद्धांत पर ये चीजें हमेशा टिकी रहेंगी। आप आशा कर सकते हैं कि ऐसे क्या भौगोलिक परिवर्तन हुए थे कि ये सब हुआ।
तो उसको सत्य मानने की भूल मत करना कभी तुम जिंदगी में। 1820 में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक लिखा। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस में इन्होंने क्या लिखा? न्यू टेस्टामेंट शाखा की कमियां लिखी। मतलब जो बाइबल है, बाइबल को अंग्रेज फॉलो करते हैं, तो अंग्रेज जब हमारे यहां आए, भाई इस समय पर अंग्रेज आ चुके हैं, बहुत अच्छे से आ चुके हैं, बक्सर का युद्ध वो जीत चुके हैं, बंगाल इसी भूमि पर ये हैं, अंग्रेज भी इसी भूमि पर है। तो अंग्रेजों ने हिंदू धर्म की बहुत सारी चीजों को तोड़ मरोड़ करके लोगों को सामने पेश करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया कि हिंदू धर्म में ये कमियां हैं, आप अपनी पत्नी नहीं छोड़ सकते, ईसाइयत में ऐसा कुछ भी नहीं, आप अपनी पत्नी छोड़ दो, तुमको लोग कुपोषित मानते, शादी के बाद में ये बोलते हैं कि दूसरी शादी नहीं कर सकते, पति मर गया तो, ये तो बड़ा बेकार धर्म है यार। ऐसे लोगों को इन्होंने बरगलाना शुरू किया। तब इन्होंने लिखी कि आपका जो ये प्यारे बच्चे ईसाई धर्म है, इसमें जो न्यू टेस्टामेंट शाखा है उसकी सारी कमियां इन्होंने छापी, पत्रों में लिखा, लोगों को उजागर किया कि ये हिंदू धर्म जो आप छोड़ रहे हैं ये गलत है। आप कभी भी, मतलब मैं ये कहता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को छोड़ेंगे, जैसे उनको किसी ने बहका दिया, और धर्म छोड़ करके वो कहेगा कि मैं किसी और धर्म को अपनाऊंगा। मान के चलो किसी ने बोला मैं बौद्ध धर्म को अपनाऊंगा, तो धर्म को छोड़ने की कभी आवश्यकता होती है, या हर धर्म में एक सुधार की आवश्यकता होती है, हमको वो सुधार करना चाहिए मिल करके। तो राजा राम मोहन राय उन लोगों में से हैं जो किसी चीज को छोड़ करके नहीं जा रहे हैं, वो उस चीज के लिए संघर्ष करके उसमें बदलाव कर रहे हैं। 1821 में संवाद कौमुदी, लोगों से संवाद के लिए इन्होंने लिखना शुरू किया। बंगाली भाषा में एक साप्ताहिक आता था संवाद कौमुदी, बहुत पूछा जाता है। मिरातुल अखबार फारसी भाषा में लिखा, ठीक है, ये भी एक साप्ताहिक अखबार था। 1823 के लाइसेंसी एक्ट के तहत जब्त पहला अखबार है। अंग्रेजों का जब लाइसेंसी एक्ट आया तो अंग्रेजों ने बोला कि स्थानीय भाषा में हमको पता ही नहीं चलता है क्या लिखते हैं फारसी में, जब्त कर लो, तो जब्त कर लिया गया। इतनी बात में कोई दिक्कत? 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज की क्या की? स्थापना। वेदांत का अर्थ मैं आपको पहले ही बता चुका था शुरुआत में कि उपनिषद होता है, वेदों का अंत उपनिषद पर हुआ है। तो बच्चों को उस विचारधारा से छोड़ना कि मूल शिक्षा क्या थी, क्या आप उसको जानते हैं? 1828 में वही आत्मीय सभा ब्रह्म समाज बना, 20 अगस्त 1828 को, धार्मिक कुरीतियों को रोकने के लिए। अकबर द्वितीय साइड में लिखे हुए हैं, जो मुगल गद्दी पर रहा है, इसी ने क्या किया था, राजा की उपाधि इनको दी थी। इसने राजा की उपाधि क्यों दी? क्योंकि अंग्रेजों ने अकबर द्वितीय की पेंशन पर रोक लगा दी। उसी मामले में अंग्रेजी शासन से जो ब्रिटिश ताज था उससे बात करने इनके अग्रदूत बन के गए थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने भेजा भैया, क्योंकि अंग्रेजी इनकी अच्छी थी, सारी भाषाओं पर पकड़ती, बोले जी आप ही जाओ, आप ही की छवि ऐसी है, आप ही की सुनेंगे, ठीक है, कोई परेशानी? आ गया। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी इनकी पेंशन के मामले में। 1829 में सती प्रथा पर रोक जो लगी वो राजा राम के प्रयासों से लगी, बेंटिक के समय, ये मैंने बेंटिक में भी आपको बता दिया। और सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगी थी बंगाल में, फिर चेन्नई में, और फिर धीरे धीरे भारत के लोगों ने, शुरुआती दौर में बहुत विरोध होता है कोई भी परिवर्तन हो। देखो आप कभी भी एक सिंगल लाइन पे चल रहे हो तो आपका कोई विरोध नहीं होगा। विरोध कब होगा? जब आप लीक से हटके कुछ करेंगे। मान के चलो आप चल रहे हैं अपने एक एरा में चल रहे हैं, माता पिता लड़का देखते हैं, शादी करते हैं लड़की की, और बाद में पता चलता है लड़की का जो हस्बैंड है वो एक शराबी किस्म का व्यक्ति है, या बाद में कई बार पता चलता है उसकी दूसरी शादी ये हुई है। कई बार तो ये भी सामने आया कि पहली 2 शादियों का पता नहीं है, उसकी तीसरी शादी थी, और इधर उधर 8-7 बच्चे भी घूम रहे हैं। तो कई बार तलाक जैसी स्थितियां समाज में आती है। पहले तलाक को बड़ा अभिशापित माना जाता था, फिर धीरे धीरे चेंज आया, तो लोग, समाज खुश था इस चीज में कि लड़कियां ठीक है तलाक होकर अपने घर आ जाती हैं, दूसरा देख लेंगे, या किसी भी कठिनाई को सहने, लेकिन एक प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जैसे ही लड़की ने अगर अपने घर बता दिया किसी को जाकर के कि
मुझे इस तरह से शादी करनी है। तो एकदम से लोगों ने तलवारें निकाल ली, बोले संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ऐसा होते नहीं आया। तो आपको लग रहा है राजा राम मोहन राय जी ने जब इस सती प्रथा के लिए लड़ाई लड़ी होगी कि इस जिंदी स्त्री को मत जलाओ, तो आपको लग रहा है लोगों ने हाँ जी कह दिया होगा? नहीं, लोगों को लगा ये कौन व्यक्ति है, ये अंग्रेजों का दलाल है, ये अंग्रेजी शासन का चापलूस है, ये हमारी कुरीतियों को खत्म, कुरीतियों नहीं तो मानते ही नहीं थे, ये मानते थे कि हमारी धार्मिक नीतियों को ये खत्म कर रहा है। इस आदमी को देश निकाला दो, जान से मार दो। कई बार प्रयास भी हुए, गालियां दी गई, लोगों ने पत्थर भी मारे, लेकिन अंततः इन लोगों को समझ में आया, बेंटिक को समझ में आया कि प्रोसेस तो गलत है, तो खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट सर, थोड़ा जल्दी पढ़ा दो, भूख लग गई। गुड्डू कुमार जी को कोर्स बंद कर दो, इनको मुक्ति दे, खाना खाने दे। मतलब कमेंट बंद कर दो, कोर्स नहीं, कोर्स तो पढ़ते रहेंगे फिर ये। चलो रहने दो। रत्नेश यादव जी कह रहे हैं बेटा नहीं, ऐसे कमेंट नहीं पढ़ता हूँ मैं। इतना भी ओपन मत हो अभी थोड़ा। कह रहे मेरी पत्नी ने मुझे तलाक दे दिया। 1833 में मृत्यु हुई ब्रिस्टल समाधि। 1833 में इनकी मृत्यु कहां हुई है? ब्रिस्टल में इनकी समाधि है, इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व आ गया वो देवेंद्रनाथ ठाकुर के हाथों में आ गया। अन्य लोग कौन कौन थे? अरविंद कुमार दत्त थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महान और पूजनीय व्यक्ति केशव चंद्र सेन। ये मतलब स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर क्यों है? आप जानते हो बहुत सारे लोग सच बोलने से बचते हैं। जैसे कोई क्षत्रिय है, या कोई भी एक उदाहरण ले लेते हैं, किसी ने बोला कि मैं गुर्जर हूं, और वो अपनी ही जाति में कमियां खोजे और बोले तुम यार इतनी मूर्खता क्यों कर रहे हो। कोई राजपूत है, कोई यादव है, कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति है, कोई धोबी है, कोई एससी एसटी से है, अपने ही लोगों की कमियां ढूंढे और बोले कि यू आर रॉन्ग, ये चीज गलत है। लेकिन आजकल क्या होता है, यूट्यूब पर कोई वीडियो आती है समर्थन के लिए, कोई किसी राजा को अपना मान लेता है, कोई किसी को, और वो चंद बच्चे जिन्होंने इतिहास का कोई पन्ना नहीं पढ़ा, ना जानने का प्रयास किया, वो उस कमेंट सेक्शन में जाके गाली देते हैं और प्रतिवाद करते हैं। देश की हालत ऐसे लोगों ने सबसे बेकार की, जिसको मतलब ज्ञान होना तो एक अलग विषय है। विषय है कि आप सीखने का भी प्रयास नहीं करते, और आप किसी की सुनी दो बातों पर विचारधारा बना ले। कोई मेरी ही बात को आप कोई सत्य मान ले तो मैं आपको मूर्ख कहूंगा, क्योंकि आपका मनन करना बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे मनन के लिए समय चाहिए, तो पूरी जिंदगी है आपके पास। तुम्हें पता जो इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग होते हैं उनको क्या चाहिए? जैसे आप कुछ करते होंगे अपने खाली समय में, आप अपने खाली समय में पबजी खेल लेते होंगे, कुछ लोग चैटिंग कर लेते होंगे, कुछ लोग वीडियो कॉल कर लेते होंगे, कुछ कुछ कर लेते होंगे, कुछ कर उस तरीका होता है एक अपना। कुछ को घूमना पसंद होगा, कुछ को ये अपनी पसंदीदा बाइक है किसी पे, उस पर घूम लिया, किसी ने गाड़ी, दोस्तों के पास जाना, ये कुछ कुछ ना कुछ हॉबी होती है। इंटेलेक्चुअल लोगों की हॉबी होती है समय जैसे ही मिला उसको अध्ययन में लगा देना। ये बौद्धिक लोगों की पहचान, जो हर कोई नहीं कर पाता। ध्यान से देखेंगे आप अपना समय इसी तरह से, मैं कह रहा हूं कि मौजूद अपने आप को ऐसी स्थिति में रखना, क्योंकि प्यारे बच्चे एक दिन ऐसा आएगा कि शायद आपके पास सारी चीजें होंगी। देखो गरीब आदमी की दिक्कत क्या है? गरीब आदमी की दिक्कत है उसको कुछ चाहिए जिंदगी में, उसको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, कपड़े चाहिए अच्छे पहनने के लिए। जैसे ही उसको ये सब मिलता है फिर उससे 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 ऊपर की चॉइस है। तो जिंदगी में आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। संतुष्ट आप हो पाएंगे जब आपके उठने वाले प्रश्न, जब आप खुद से सवाल पूछेंगे हम कौन है, मैं कौन हूं, इन चीजों का जवाब आप पा पाएंगे, तब आप सबसे ज्यादा संतुष्ट होंगे। एलोन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया, अभी एलोन मस्क सबसे अमीर था, एलोन मस्क से भी आगे निकल गए लुइस विटो जो चलाते हैं। एक पर्स बनाने वाला एक टेक्निकल आदमी को पीछे छोड़ जाता है, पर्स, जूते, शर्ट बनाने वाला आदमी।
जाने हो ना, एलवी के कपड़े आते हैं ना, लुइस विटा, जिसको लुइस व्यूशन पढ़ते होगे आप बोर्ड पर देख के, जिसके 30 लाख रुपए की शर्ट आती है। जिंदगी में तो आप कुछ और प्राप्त करोगे तो वो इच्छाएं आपकी कभी पूर्ण हो ही नहीं पाएंगी। ठीक है, आगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जो अपने ही समाज से लड़ रहे हैं। खुद ब्राह्मण थे और ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण एकाधिकार के खिलाफ लड़ रहे थे। बोल रहे एकाधिकार नहीं होना चाहिए। ये सब लोगों के पास पहुंचे और इन्हीं की वजह से सारे अधिकार सब लोगों के पास धीरे धीरे पहुंचे। लड़की की शिक्षा देने को कोई तैयार नहीं था, तो तब उस समय पर इन्होंने लड़ाई लड़ी है बैथ्यून स्कूल के लिए। बोले कि ये भी तो हमारा ही हिस्सा है। आपको नहीं लगता कि लड़कियां नहीं पढ़ेंगी तो एक समाज अविकसित रह जाएगा? आप अपने आइडिया किसको ट्रांसफॉर्म करोगे? मतलब लड़कियों को शिक्षा नहीं मिलती अगर, तो आप सोचो ना, उन तक तो आइडिया ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पाते। और वो आप जाकर के उनसे कितना ई इक्वल्स टू MC स्क्वायर बताते, उनकी नहीं समझ में आता। समझ रहे हैं? आप उनको कितना ही बताते आंख में थूक लगाना चाहिए, वो लोग पागल है, थूक आंख में लगाने की बात कर रहा है। अब तुम उनको पीएच वैल्यू समझाओगे जाकर के तो नहीं समझ में आती। तो आइडिया ट्रांसफर होने के लिए बौद्धिक होना जरूरी है, तभी आइडिया ट्रांसफर हो सकते हैं। मैं आपसे बहुत ज्यादा गहरी बातें करने से सिर्फ इतना बचता हूं कि मुझे लगता है कि अभी आपका ये पढ़ाई का समय है, तो मैं कुछ ट्रांसफर करूं, आप बुद्धि लगाओ, तो वो आप अध्ययन करेंगे। मुझे लगता है हर व्यक्ति जो जानना चाहता है अपने जीवन में वो जान लेता है, जो जानना चाहता है। तो आप में से जो कोई जानना चाहता होगा व्हाट इज द ट्रूथ, वो जान लेगा किसी भी विषय का। ध्यान से देखेंगे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज जो था, ये हमारा ब्रह्म समाज के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए जाने जाते हैं। अब इनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई क्योंकि बहुत छोटे से 1856 में इन्होंने ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया था। एक साल में इनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि इन्होंने पूरी दुनिया में सम्मेलन कर दिए ब्रह्म समाज के लिए। भारतीयता के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में पूरी दुनिया में ये जाने लगे। एकदम से ग्रोथ बढ़ी, और जो ग्रोथ बढ़ती है तो कोई ना कोई तो विरोधी बनेगा। तो पहले विरोधी इनके बने केशव चंद्र सेन को 1865 में ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया। 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज नाम कर दिया गया। किसने दिया है? ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो जैसे ही केसी सेन निकाले गए, तो इन्होंने बना लिया था आपका भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज इन्होंने अपना बना लिया था 1866 में ही। इन्होंने आदि ब्रह्म समाज बना लिया, यानी ब्रह्म समाज दो नामों से जाने लगा। क्या बोलेंगे? ब्रह्म समाज नामों से जाना जाने लगा। अब इनको दिक्कत क्या है, यहां देखना। केसी सेन से नाराज। अब केसी सेन के पास क्या है? भारतीय ब्रह्म समाज। तो केसी सेन से नाराज लोगों ने साधारण ब्रह्म समाज बनाया। तो ये साधारण ब्रह्म समाज किससे अलग हुआ है? ये अलग हुआ है भारतीय ब्रह्म समाज से। अब ये लोग क्यों नाराज हो गए? भैया केसी सेन तो बढ़िया आदमी है। तो यहां तो नाराजगी का कारण था केसी सेन के समय से आगे के विचार। बोले जातियां कुछ नहीं होती, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब इंसान है, सब बराबर है, एक सिस्टम बनाओ, आपस में शादी करो, सब एक दूसरे से, कोई दिक्कत नहीं। बोले इतना समय से आगे तुम क्यों बोल रहे हो? देवेंद्रनाथ टैगोर ने बोला। आज चीजें हो रही है, ये तब बात कर रहे थे उनकी। निकाल दिया इनको, बोले तुम समय से ज्यादा आधुनिक हो। 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज का नाम कर दिया गया देवेंद्रनाथ ठाकुर ने, इनसे खिलाफत करके। अब इनके लोग क्यों खिलाफ हो गए? अब कहते हैं ना कि व्यक्ति कहे तो कुछ भी दे, लेकिन खुद उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैं आपसे बोलूं भैया तुम दहेज मत लेना अपनी शादी में, तो सबसे पहले तो अगर मैं मैसेज दे रहा हूं तो मेरा दहेज लेना, या मैं आपसे बोलूं भैया जिंदगी में आप नैतिक इंसान बनना, तो सबसे पहले तो मेरा नैतिक बनना जरूरी है ना। अब मैं नैतिक ना होकर के मैं ये आपसे अपील करूं कि आप नैतिक हो जाएं, और कल को आपको पता चले भैया ही नैतिक नहीं है, तो आप क्यों ही किसी विचार को फॉलो करेंगे? यही केसी सेन के साथ हुआ। अपनी 13 वर्ष की लड़की की शादी बिहार के कूच के राजा जो खुद नाबालिग थे उनसे कर दी। अब बोले आप तो मॉडर्न बनाना चाह रहे थे,
आप तो कह रहे थे कि भाई लड़की और लड़के की स्वायत्ता मिलनी चाहिए उसकी विकसित होने तक, अब आपने उसी को छीन लिया। तो केसी सेन से जो लोग नाराज हो गए, इन्होंने साधारण ब्रह्म समाज बनाया 1878 में, 1878 में। कौन लोग थे? आनंद मोहन बोस थे और शिवनाथ शास्त्री थे। कौन? 1878 की बात है। और इनके साथ एक व्यक्ति और थे प्यारे बच्चे, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। भैया मेरा सपना है कि मैं दरोगा बनूं, लेकिन यूपीएसआई 2021 में कुछ नंबर से नहीं हो पाया। होता है प्यारे बच्चे, होता है। तो जी दीपक सर बेटा स्कॉर्पियो लिए ऐसे नहीं, मैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि भाई जो लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है कोई पर तुम्हें क्या परेशानी है? उमेश चंद्र, उमेश चंद्र दत्ता, ये आनंद मोहन बोस जी के साथ में उमेश चंद्र दत्ता और शिवनाथ शास्त्री थे, इन तीनों ने मिलकर के बनाया। ऐसा नहीं होता, कुछ लोग ये कह देते हैं कि भाई ये तो लड़की वालों ने अपनी इच्छा से दिया है ऐसा होता ना, बहुत से कहते हैं भैया दहेज तो नहीं लेंगे, लेकिन लड़की वाले अपनी बेटी को दे रहे हैं, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम मांग थोड़ी रहे हैं कुछ दिस इज द रॉन्ग प्रोसेस, गलत प्रक्रिया। शायद इसी की वजह से आज बेटियां बोझ बन गई, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसा है, जैसे हमारी बड़ी बहन जी की जब शादी हुई, तो किसान क्रेडिट कार्ड नाम सुना है तुमने? तो हमारा किसान क्रेडिट कार्ड बना, मतलब एक 3 लाख रुपए का हमारा बना, और एक हमारे चाचा की आधी जमीन उनकी थी, तो 3 लाख रुपए का उनका भी अलग बन गया। तो हमने 6 लाख रुपए मतलब कर्ज ले लिया, और हमारे ऊपर ये 6 लाख रुपए का कर्ज, जो और भी चीजों के बढ़ते बढ़ते ये कर्ज हमारे ऊपर 12-13 लाख रुपए तक भी पहुंचा, जिसमें मेरी पढ़ाई, हमारे भाई बहन सबकी पढ़ाई वो होती रही, घर चलता रहा और कर्ज बढ़ता रहा। तो शायद ये चीजें, जिनके पास पैसा है, ये चीजें फाइनली उनको इम्पैक्ट करती हैं, उनको इम्पैक्ट करती है कि जिनके पास पैसा नहीं है। फर्क उनके ऊपर आ जाता है कि भाई देंगे तो अपनी लड़की को देंगे। ठीक है, तो 1878 में इन लोगों ने ये बना लिया, ये याद रखेंगे आप हमेशा। प्रार्थना समाज कल की क्लास में हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, ओके? मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।